हेलो गाइस, ये है यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस का पार्ट 8। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा एमसी रूडिया के साथ मिलकर फायर चैलाइस लेने जा रहा होता है, पर तभी उसकी मेड उसे बताती है कि उसे प्रोटेक्टर के साथ जाना होगा क्योंकि ये एक रूल है। इसे सुन के हमारा एमसी सोचने लगता है कि उसे किस प्रोटेक्टर को अपने साथ ले जाना चाहिए क्योंकि वो ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। फिर कुछ सोचने के बाद वो जपैल को अपने प्रोटेक्टर के तौर पे चूज़ करता है। इसे सुन के खुद जपैल शॉक रहता है क्योंकि उसके और हमारे एमसी के बीच में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं होते हैं। इस पार्ट की शुरुआत होती है, हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी और जपैल के बीच में रिलेशंस अच्छे क्यों नहीं हैं। हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी जपैल को अपने घुटनों पे बैठाल के ये कह रहा रहता है कि तुम एक गार्ड डॉग हो और मैं इस हाउस का मास्टर हूँ। तुम्हारी ड्यूटी है मुझे गार्ड करना और तुम्हें एक डॉग की तरह बिहेव करना चाहिए। क्या तुम समझ गए? और हमेशा ही अपनी आंखें मेरे सामने झुका के रखना। इन सारी चीज़ों को याद करते हुए हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि जब मैं 6 साल का था मैं ये सब कुछ क्या कर रहा था। प्रोटेक्टर्स जो एटलीस्ट 7 सर्कल मैजिशियन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनसे मैं ऐसे बिहेव कर रहा था। फिर उसकी मेड हमारे एमसी से पूछती है कि मैं रीज़न में क्या लिखूं कि आपको किस रीज़न से बाहर जाना है। तो हमारा एमसी जवाब देता है कि रीज़न में ये लिख दो कि मुझे खेलने और चॉकलेट खाने बाहर जाना है। ये सुन के उसकी मेड सोचती है ये तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला रीज़न के तौर पे, पर उसकी सोच से अलग वो डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जपैल हमारे एमसी से मिलने उसके मेंशन आया होता है। हमारा एमसी उसे वेलकम करता है, पर हमारे एमसी को देख के जपैल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो चिढ़ते हुए पूछता है कि यंग मास्टर आप कैसे हैं। फिर वो हमारे एमसी से कहते हैं आप तो कुछ ज़्यादा ही बदल चुके हैं जब हम लोग आखिरी बार मिले थे उससे। फिर वो हमारे एमसी से पूछता है यंग मास्टर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो फिर हमारे एमसी कहता है क्या तुम मुझसे ये जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें अपने प्रोटेक्टर के तौर पे क्यों चूज़ किया। तो भी वो कहता है हाँ क्योंकि तो मैं तो एक गार्ड डॉग हूँ। हमारा एमसी ये सुन के मन में सोचता है कि इसे अभी भी वो 3 साल पहले वाली बात अच्छे से याद है। फिर हमारा एमसी उसे जवाब देता है अगर तुम एक गार्ड डॉग हो तो तुम्हें अपने मास्टर की हिफाजत करनी चाहिए, इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है। इसे सुन के जपैल गुस्सा हो रहा होता है। हमारा एमसी मन में सोचता है कि मैं ये सब कुछ 7 सर्कल मैजिशियन के सामने कह रहा हूँ, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर अगर मैं माफ़ी भी मांग लूँ तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें इस वजह से बुलाया है क्योंकि तुम बाकी सभी गार्ड डॉग से मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगे। ये सुन के जपैल पूछता है क्या आप मुझे ट्रस्टवर्दी समझते हैं। तो फिर हमारा एमसी कहता है नहीं, मैं जपैल को ट्रस्टवर्दी नहीं समझता, पर प्रोटेक्टर जपैल को ज़रूर समझता हूँ क्योंकि जो प्रोटेक्टर जपैल है वो कुछ ज़्यादा ही लालची इंसान है। हमारा एमसी जापले के बारे में बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस है। पहले तो ये थर्ड यंग मास्टर के साइड था, पर जब इसे लगा कि वो नहीं लीडर बन पाएगा तो ये सेकंड सिस्टर के साइड चला गया था। फिर जपैल उससे पूछता है कि क्या आपको मेरी ग्रीडी पर्सनैलिटी की वजह से आपने मुझे यूज़ किया है। तो फिर हमारा एमसी जवाब देता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम एक दिन मेरी मदद कर सकते हो, इस वजह से मैंने तुम्हें चूज़ किया है। इसे सुन के जपैल मन में सोचता है तुम जैसे बेकार से बास्टर्ड को मेरी कैसी मदद चाहिए होगी जो कि एकदम ही पावरलेस है। पर तभी हमारा एमसी कहता है कि मुझे अभी पता है कि तुम 4th यंग मास्टर के लॉयल हो, पर क्या तुम नहीं ये चाह रहे हो कि तुम सेकंड सिस्टर के साइड चले जाओ। ये सुन के जपैल हड़बड़ा जाता है, पर वो हमारे एमसी से कहता है कि जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो किसी को भी अपनी लॉयलिटी नहीं देते। तो फिर हमारा एमसी पूछता है क्या तो फिर प्रोटेक्टर्स को कोई रीज़न चाहिए होता है उनके मास्टर को प्रोटेक्ट करने का। तो फिर जपैल कहता है नहीं। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि तो फिर मैं मेटन क्लैन के मेंबर के तौर पे तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ कि मुझे प्रोटेक्ट करो। तो फिर ज़पैल कहता है कि मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूँगा, पर मन में वो सोच रहा रहता है क्या ये वही बास्टर्ड है जिसे कि मैं पहले मिला था। ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है। और मैंने शायद ही ऐसा कोई रूमर सुना हो कि इसने 6 यंग मास्टर को मारा था, पर इसने तो फर्स्ट सर्किल पे बना लिया है जिसकी की ताकत किसी भी आम सेकंड सर्किल से भी ज़्यादा लग रही है। यहाँ तक कि जो सेकंड यंग लेडी एवेलिया हैं वो भी अपने फर्स्ट सर्किल में इतना ज़्यादा माना इकट्ठा नहीं कर सकती जितना कि इसने कर रखा है। मुझे इसे थोड़ी देर और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी रूडिया के होम टाउन पहुँच चुका होता है। वो मन में सोच रहा रहता है क्या ये रूडिया का होम टाउन है। फिर वो हमें बताता है जो फायर किंग्स हैरान में रहते हैं उनके पास इतनी स्ट्रेंथ होती थी कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर पाए, पर उनका डिक्लाइन तब से शुरू हो गया जब से उनके डिवाइन गॉड फियोनिक्स ने अपनी डिवाइन पावर लॉस्ट कर दी।
फिर रूडिया तेज़ से चिल्लाती है पापा, पर इससे तो हमारे एमसी को भी कान बंद करने पड़ जाते हैं। इसे सुन के हैम्पटन बाहर आता है और वो हमारे एमसी को ग्रीट करता है। वो कहता है कि यंग मास्टर, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, वरना मैं आपको पिकअप करने ज़रूर आता। फिर रूडिया उससे हैम्पटन से पूछती है कि मेरे फादर कहाँ हैं, तो फिर हैम्पटन बताता है कि वो अपने घर पे हैं। तो फिर रूडिया हमारे एमसी को अपने घर पे ले जाती है, जहाँ पर रूडिया और उसके फादर हमारे एमसी को थैंक यू कहते हैं। फिर रूडिया अपने फादर से कहती है कि फ़ादर, मैं यहाँ पर रेसन क्यों लाई हूँ, ताकि मैं उसे गिफ्ट दे पाऊँ। तो फिर उसके फादर भी कहते हैं कि हाँ, तुम्हें फ़ेवर को रीपे ज़रूर करना चाहिए। इस चीज़ को सुन के ज़ापेल अपने मन में सोचता है कि कौन सा फ़ेवर। पर अगर अब अभी सोचा जाए तो फिर जितने भी विलेजर्स अभी तक हमने देखे वो कुछ ज़्यादा ही ग्रेटफुल हैं हमारे एमसी के तौर लिए। क्या ये इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट डिज़र्व भी करता है? पर अगर सोचा भी जाए तो किसी भी प्रोटेक्टर को हमारे एमसी के बारे में पता ही नहीं रहता कि वो पीठ पीछे करता क्या रहता है। फिर रूडिया हमारे एमसी को एक ग्रेव स्टोन के पास ले जाने लगती है। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक मंत्र टाइप का पढ़ती है, जिससे फायर चैलाइस वहाँ से बाहर आता है। जिसे देख के ज़पैल मन में सोचता है कि ये क्या चीज़ है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही फायर एनर्जी है। यानी कि वो जो चॉकलेट खाने वाली बात थी वो एकदम ही झूठ थी, ताकि वो इस बात को कवर कर पाए। पर हमारा एमसी भी फायर चला, इसको देख के शॉक रहता है। पर तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि जो फ्लेमिंग वाटर है इस फायर चलाइस में, वो सिर्फ फायर किंग का कॉन्ट्रैक्टर ही पी सकता है। अगर कोई नॉन कॉन्ट्रैक्टर इसे पीता है तो उसे सिर्फ सर दर्द, पेट दर्द या फिर ऐसा ही कुछ होगा। अगर ज़्यादा ही हुआ तो फिर उसकी मौत भी हो सकती है। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि जितना ज़्यादा टाइम पास होता रहेगा उतनी ही ज़्यादा फायर चला, इसकी पावर कम होती रहेगी, तो इसे जल्द से जल्द यूटिलाइज़ कर लें। इस चीज़ को देख के हमारा एमसी सोचता है कि लगता है मुझे रूडिया के साथ पैक्ट ऑफ फायर बनाना ही पड़ेगा। फिर हमारा एमसी रूडिया से कहता है चलो पैक्ट ऑफ फायर कर लेते हैं अभी। फिर रूडिया भी इस पैक्ट के लिए मान जाती है और वो पैक्ट ऑफ फायर साइन करने लगती है। फिर तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि फायर चलाइस ने सेक्रेट पैक्ट ऑफ फायर को पहचान लिया है। इसके चलते उसकी पावर रिकवर होने लगती है। इस चीज़ को देख के ज़पैल मन में सोच रहा रहता है कि इस चीज़ की जो लाइट डिम हुई थी वो फिर से ही उतना ज़्यादा ग्लो करने लगा है। फिर वो हमारे एमसी की बात को कहते हुए सोचता है कि ये तो एकदम ही झूठ था कि ये चॉकलेट खाने के लिए आया है। और जो वो रूडिया की तरफ देखते हुए कहता है कि उसकी बॉडी से इतना ज़्यादा प्योर और पावरफुल फायर एनर्जी निकल रही है, जिसे कि थर्ड यंग लेडी से भी कंपेयर किया जा सकता है। हो सकता है ये पूरा प्लान सेवन्थ यंग मास्टर का हो, और जो इन्फॉर्मेशन सेवन्थ यंग मास्टर के बारे में दी जा रही थी कि वो एकदम ही बेकार सा बास्टर्ड है, वो किसी के द्वारा बदल दी गई हो। फिर हमारे एमसी और रूडिया ने पैक्ट ऑफ फायर साइन कर लिया रहता है। इसके चलते स्टोरी में एक वेरिएबल भी अकर हो जाता है, और जो फायर चैलाइस होता है वो सेक्रेट पैक्ट ऑफ फायर के चलते प्योर फायर चैलाइस में अपग्रेड हो जाता है। और जो उसके अंदर का पानी रहता है वो फ्लेमिंग वाटर से प्योर फ्लेमिंग वाटर में अपग्रेड हो जाता है। हमारा एमसी उस पानी को पी लेता है। फिर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि आपने प्योर फ्लेमिंग वाटर को ड्रिंक किया है। आपकी इजी माना कल्टीवेशन इस पानी के हीट को आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रही है। फिर हमारा एमसी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। फिर वो ज़पैल से कहता है कि मेरी सेफ्टी को इंश्योर कर लेना। ज़पैल इस चीज़ को देख के कहता है कि वो यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक परफॉर्म कर रहा है एकदम खुले में। हालांकि माना कल्टीवेशन जो ये परफॉर्म कर रहा है वो इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो ये इसके लिए कुछ ज़्यादा ही बुरी चीज़ हो जाएगी। और अगर इसे मेरे बारे में अच्छे से पता है तो इसे ये भी पता होगा कि मैं ट्रस्ट के बदले ट्रस्ट ही देता हूँ। फिर वो हमारे एमसी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर टाइप की बिछा देता है। फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि आपने प्योर फ्लेमिंग वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, और इसकी एट्रीब्यूट्स दिखाए जा रहे रहते हैं, पर तभी उसका माना ख़त्म हो जाता है, जिसके चलते इसकी स्पेशल इफ़ेक्ट दिखाए नहीं जाते। फिर ज़पैल हमारे एमसी से पूछता है कि आपका हो गया, तो फिर हमारा एमसी भी कहता है हाँ, मैंने इसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। फिर वो ज़पैल से थैंक यू कहता है। तो फिर ज़पैल कहता है इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, कि मैं तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ये तो मेरी जॉब ही है। पर यंग मास्टर, अभी हम फ़िलहाल ड्रैगन माउंटेन रेंज की एंट्रेंस पे हैं, और मैं कुछ ज़्यादा ही पावरफुल माना सेंस कर रहा हूँ जो कि हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हो सकता है वो इस वजह से आ रहे हों क्योंकि जो गोल्डन कप से माना की पावरफुल वेव निकली हो, इसके चलते। तो फिर हमारा एमसी पूछता है क्या तुम उन्हें पहचानते हो? तो फिर ज़पैल बताता है हाँ, वो शायद से स्वॉर्ड्समैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फिर हमारा एमसी पूछता है क्या तुम्हें उनसे कोई किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ? तो फिर वो पूछता है ऐसा तो कुछ नहीं मुझे महसूस हो रहा, वो तो कुछ ज़्यादा ही स्किल्ड हैं।
ये सुन के हमारा एमसी मन में सोचता है कि मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक बार भाग भी गया तो मेरा 10th बर्थडे जब आएगा तो फिर मुझे इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, और मेरे पास तो एक प्रोटेक्टर भी है, तो यहाँ पर कोई डरने की बात भी नहीं है, तो फिर उन्हें आने दो यहाँ पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं, पर हमारे एमसी उन्हें देख के शॉक रहता है, क्योंकि उनमें से एक इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट रहता है, जैसे कि हमारे एमसी ने ही बनाया रहता है, कासिन साडे। ज़पैल उन्हें देख के मन में सोचता है कि उनके ऊपर जो क्रेस्ट बना है उसे देख के लगता है कि वो साडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि स्वॉर्ड्समैन फैमिली है, और उसकी एज को देख के वो बताते हैं वो पक्का ही सेकंड सन होगा कासिन साडे, जो कि स्वॉर्ड्समैन फैमिली का है। फिर तभी कासिन साडे आगे बढ़ता है और वो करते हुए हमारे एमसी से कहता है कि मैं उस माना की वेव के चलते आया, जिसे कि मैंने फ़ील किया था। मेरे जो गार्डियन स्पिरिट्स थे उन्होंने बताया कि उसकी लोकेशन यहाँ से आ रही थी, इस चीज़ के चलते मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो फिर हमारा एमसी से पूछता है तुम्हारे बिहेवियर से तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो। तो फिर कासिन कहता है कि अगर मैं गेस करूँ तो तुम पक्का ही मेटन फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम शायद से 6th यंग मास्टर होगे। पर फिर वो कहता है कि वो तो दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल करता है, तो तुम शायद से 5th यंग मास्टर होगे। पर वो कहता है वो भी नहीं, वो तो शायद से अर्थ एलिमेंट इस्तेमाल करता है। फिर वो आखिरी में कहता है तुम पक्का ही फिर 7th यंग मास्टर होंगे, जिस चीज़ को सुन के उसके खुद गार्डियन स्पिरिट्स भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा 7th यंग मास्टर होता है उसे तो सबसे बेकार बास्टर्ड्स के नाम से जाना जाता है, और वो जो अभी है वो तो कम्प्लीटली ही डिफरेंट है र्यूमर्स के हिसाब से। हमारा एमसी कहता है तो फिर अब हम लोग दोस्त हैं, तो फिर हम लोग कैजुअली बात करते हैं। तो फिर कासिन भी मान जाता है, चलो कैजुअली बात करते हैं। फिर रूडिया भी आती है, वो हमारे एमसी से पूछती है क्या ये दोस्त है, तो फिर वो अपना भी इंट्रोडक्शन देती है और उससे उसका भी नाम पूछती है। तो फिर कासिन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर कासिन पूछता है कि उस माना वेव का क्या, तो फिर हमारा एमसी उसे बता देता है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसके चलते वो माना वेव क्रिएट हुई थी। फिर कासिन पूछता है उस फायर माना के पास क्या पावर है, तो फिर हमारा एमसी उससे बताता है कि वो पॉइजन से मुझे रजिस्टेंट देता है या फिर किसी और ऐसी चीज़ से। ज़पैल उन्हें ऐसे बात करते हुए देख के सोचता है कि यहाँ पर स्वॉर्ड्समैन क्लैन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनके साथ 2 गार्डियन स्पिरिट्स हैं। इस चीज़ के चलते अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हुई तो हमारी मेटन फैमिली डायरेक्टली हार जाएगी। फिर हमारा एमसी कासिम से कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी से अपनी ही एज के बराबरी वाले से मिला हूँ, किसी दूसरी रिनाउंड फैमिली में से एक से। तो फिर कासिम भी हमारे एमसी से हाथ मिलाते हुए कहता है हाँ मेरा भी पहली बार है। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारी फैमिली में शायद से एक रूल है कि जब भी कोई लोग एक दूसरे के दोस्त बनते हैं उन्हें एक दूसरे का साथ डुअल करना पड़ता है। तो फिर कासिन उससे बताता है हाँ उसे मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट कहते हैं। पर कासिन कह रहा रहता है तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करता हूँ। इस चीज़ के लिए कासिन भी रेडी हो जाता है और वो हमारे एमसी से पूछता है क्या तुम अभी के अभी मुझसे मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट करने के लिए चैलेंज कर रहे हो। तो फिर हमारा एमसी भी हाँ कहता है। हमारा एमसी मन में सोच रहा रहता है ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, ताकि मैं अपने और कासिन के बीच का डिफरेंस पता कर पाऊँ। इस चीज़ को सुन के ज़पैल मन में सोचता है कि वो ऐसी सिचुएशन में उसे मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज कर रहा है जहाँ पर अपोनेंट के पास 2 गार्डियन स्पिरिट है। हम लोग तो यहाँ पर क्लियरली डिफीटेड हैं एक तौर से, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मैं उसकी सेफ्टी की गारंटी भी नहीं ले सकता हूँ, और मैं इस डुअल के बीच में भी नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि जो 7th यंग मास्टर हैं वो भी मेन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और अगर मैं बीच में आकर इस डुअल को रुकवा भी देता हूँ तो ये हमारी फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा ही शेम की बात हो जाएगी। इस चीज़ के लिए वो इस डुअल को होने देता है। कासिन हमारे एमसी से पूछता है क्या तुमने भी स्वॉर्ड्समैनशिप सीखी है। तो फिर हमारा एमसी उसे बताता है नहीं मैंने स्वॉर्ड्समैनशिप तो नहीं, पर मैंने कॉम्बैट मैजिक ज़रूर सीखा है। तो फिर कासिन उससे कहता है कि कॉम्बैट मैजिक तो तुम्हारी फैमिली में कुछ ज़्यादा ही नीचे लेवल पे माना जाता है, पर हमारा एमसी कहता है मुझे सिर्फ वही चीज़ है जिसमें मैं अच्छा हूँ। तो फिर कासिन उससे पूछता है तो फिर तुमने मुझसे मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट की रिक्वेस्ट क्यों की। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैजिशियंस और स्वॉर्ड्समैन फैमिली में हमेशा ही एनिमीज़ रही हैं। तो फिर हमारा एमसी बीच में टोकते हुए कहता है शायद से तुम्हारे पास कोई भी दोस्त नहीं है। इस चीज़ को सुन के ज़पैल मन में घबराते हुए कहता है कि ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्यों बोल रहा है, पर फिर हमारा एमसी सिचुएशन को संभालते हुए कहता है क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, तो फिर मैं ये समझ सकता हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है कि हम लोगों के लिए दोस्त बनाना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट हैं।
इसीलिए मैं तुम्हें मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ ताकि हम लोग दोस्त बन सकें, और अगर तुम रहोगे मेरे दोस्त तो फिर मेरी क्लैन को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम भी एक बड़ी क्लैन से बिलोंग करते हो। फिर कासिम भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। वो कहता है हमारे एमसी से कि तो लगता है तुम्हें तो हम लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता है। फिर हमारा एमसी खुद की टेक्निक्स के बारे में बताता है कि मैं कॉम्बैट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम इसे किसी मार्शल आर्ट टेक्निक के तौर पे एक रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। फिर कासिम भी अपनी टेक्निक के बारे में बताता है कि मैं बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप टेक्निक इस्तेमाल ही करूँगा अभी। फिर हमारा एमसी कासिम से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इस कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा। तो फिर कासिम कुछ बोल नहीं जा रहा रहता है। फिर तभी हमारा एमसी कहता है शायद से तुम ही जीतने वाले हो। तो फिर कासिम कहता है अब अगर तुम्हें पता ही है तो फिर तुम क्यों कॉन्टेस्ट कर रहे हो। तो फिर हमारा एमसी कहता है मुझे इतना ज़्यादा कॉन्टेस्ट से हार जीत से मतलब नहीं, बस मुझे दोस्ती करनी है तुमसे, इस चीज़ के लिए मैं इस कॉन्टेस्ट को रखता रहा हूँ। फिर तभी उन लोगों के बीच का कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। कासिन हमारे एमसी के ऊपर स्ट्रेट थ्रस्ट इस्तेमाल करता है पर हमारा एमसी उससे डॉज कर लेता है। कासिन लगातार उसके ऊपर अटैक करता रहता है तो फिर हमारा एमसी पीछे जाकर जंप करते हुए पेड़ के पास चला जाता है और फिर वहाँ से तेज़ी से आता है। पर फिर से कासिन स्ट्रेट थ्रस्ट इस्तेमाल करता है जिसके चलते हमारे एमसी को रुकना पड़ता है और वो पीछे जाते हुए मन में सोचता है कि मुझे अपने कॉम्बैट मैजिक को और अच्छे से इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं उसके पास जा सकूं। वो हालांकि अपने स्वॉर्ड से अपने चारों तरफ प्रोटेक्ट कर रहा है पर मेरे पास एडवांटेज ये है कि मैं उसके स्वॉर्ड पाथ को रीड कर सकता हूं। फिर तभी हमारा एमसी फुल स्पीड से उसके आगे जाता है पर तभी कासिन अपने मूव को बदल लेता है बीच ही में ही। इस चीज़ को देख के हमारा एमसी भी शॉक रहता है। वो सोचता है कि अब मैं इसे डॉच नहीं कर सकता तो फिर वो अपने हाथ को आगे कर लेता है पर हमारे एमसी के हाथ में चोट लग जाती है। फिर कासिन उसके सामने स्वॉर्ड कर देता है। फिर हमारा एमसी कहता है शायद से मैं हार गया। फिर कासिन अपनी स्वॉर्ड को म्यान में रखते हुए कहता है क्या तुम्हारा हाथ सही है, तुम्हारा डिफेंस तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग था। फिर वो हमारे एमसी को उठने में मदद करता है। वो कहता है कि जो स्पार्क्स निकले जब तुमने डिफेंस किया था वो तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग थे। वो स्पार्क्स से कुछ समझ नहीं पाता, उसे लगता है शायद से रूडिया ने कुछ किया होगा। फिर कासिन उसे बताता है कि उसकी जो स्वॉर्ड थी वो एक आर्टिफैक्ट है, ना कि कोई नॉर्मल स्टील स्वॉर्ड। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि स्टील को भी एक झटके में काट सके। इस चीज़ को सुन के हमारे एमसी खुद डर जाता है। वो सोचता है क्या ये मेरे हाथ को इस टाइम काटने वाला था। वो कहता है हालांकि मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे पूरा ही कंट्रोल किया था ताकि मैं इसे कम से कम तुम्हें डैमेज दे पाऊँ, पर आखिरी में तुम्हारी जो डिफेंसिव टेक्निक थी वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। फिर कासिन हंसते हुए कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ मिला हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ कि मैं आज तुमसे मिल पाया रासिन मेटन, हम बाद में जल्दी मिलेंगे। ये कहकर वो और अपने 2 गार्डियन स्पिरिट्स को लेकर चला जाता है। फिर तभी एक नोटिफिकेशन आती है, एक वेरिएबल अकर हुआ है जिसके चलते स्टोरी में डिफरेंस आ गया है। फिर तभी जपैल भी उससे पूछता है कि यंग मास्टर क्या आपने किसी स्पार्क एट्रीब्यूट मैजिक को सीखा है। इस चीज़ को सुन के हमारे एमसी कुछ समझ नहीं पाता। फिर उसे कासिन की भी यही बात याद आती है। फिर वो अपने माना को फील करते हुए कहता है कि हालांकि ये मेरा माना है पर इसमें भी मुझे थोड़ी हीट लग रही है, ये पक्का ही उस प्योर फ्लेमिंग वाटर के चलते हुआ होगा। फिर तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है कि फायर एट्रीब्यूट माना प्योर फ्लेमिंग वाटर के साथ मर्ज हो चुका है आपकी ईजी माना कल्टीवेशन के चलते। फिर वो अपने मन में सोचता है कि प्योर फ्लेमिंग वाटर के चलते वो अपनी कॉम्बैट मैजिक में एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकता है जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है अभी उसके लेवल पे। हालांकि जो लोग 3rd सर्कल से ऊपर रहते हैं वही सिर्फ ऐसा कर सकते हैं पर सिर्फ थोड़े ही एक्सटेंट तक, हालांकि वो इतना भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। फिर तभी जपैल उससे पूछता है कि ये आपने कैसे किया। तो फिर हमारा एमसी उससे कह देता है कि हम मुझे भी खुद नहीं पता। इस चीज़ को सुन के जपैल मन में सोचता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसे ना पता हो, ये बस मुझे बताना नहीं चाहता और इसका यही कहने का मतलब है कि मुझे चुपचाप रहना चाहिए। हो सकता है कि ये जो अभी फाइट हुई वो भी इसके प्लान का एक हिस्सा ही हो। अगर कोई 3rd लेडी से नीचे की अथॉरिटी रखता हो तो वो तो इसकी मदद नहीं कर सकता, तो फिर मुझे अपने एक्शंस के लिए केयरफुल रहना चाहिए। फिर जपैल कहता है कि तो फिर हमें अपने मेटन क्लैन में वापस चलना चाहिए। तो फिर हमारा एमसी भी हाँ कह देता है पर तभी रूडिया पीछे से कहती है उस चीज़ को वापस लो। हमारा एमसी कुछ समझ नहीं पाता। फिर रूडिया गुस्सा होते हुए कहती है कि उस चीज़ को वापस लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं सब कुछ ही जला डालूंगी। तो फिर हमारा एमसी पूछता है किस चीज़ को। तो फिर रूडिया उसे वो वाली बात याद दिलवाती है कि मेरे पास भी कोई दोस्त नहीं है। फिर रूडिया हमारे एमसी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे पैक्ट ऑफ फायर इसीलिए साइन किया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं और तुम दोस्त हैं।
तो फिर हमारे एमसी कहते हैं हाँ तुम मेरी दोस्त हो। तो फिर रूडिया कहती तो फिर तुमने वो पहले क्यों कहा था। तो फिर हमारा एमसी की माफ़ी मांगते हुए कहता था हाँ वो मेरी मिस्टेक है कि मैंने उस टाइम ये चीज़ ध्यान नहीं दी थी, मैं उन शब्दों को वापस लेता हूँ। तो फिर रूडिया कहती है तो फिर ठीक है, पर इस चीज़ को भूल मत जाना कि मैं तुम्हारी एक दोस्त हूँ, ये तुम्हारा पहली बार था, इस वजह से ही मैं सिर्फ तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, पर अगली बार ऐसा बिल्कुल मत कहना। तो फिर हमारा एमसी भी कह देता है ठीक है। फिर तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा रहता है क्या वो बास्टर्ड सिर्फ चॉकलेट खाने के लिए बाहर गया। हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पर कुछ प्रोटेक्टर्स खड़े होकर बात कर रहे रहते हैं। उनमें से एक कोई कहता है मुझे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लाइफ जी रहा है। तो फिर दूसरा प्रोटेक्टर कहता है कि मुझे समझ नहीं आता पैट्रियाज उसकी इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी क्यों करते रहते हैं। यहाँ पर ऐसे हज़ारों तरीके हैं कि हम उसे मार सकते हैं और उसे एक एक्सीडेंट दिखा सकते हैं। पर फिर ज़पेल मन में सोचता है कि पैट्रियाच ने सिर्फ उसे एक अकेले मैंशन में छोड़ दिया पनिशमेंट के तौर पे, ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। हो सकता है जो सेवन्थ यंग मास्टर बातें कह रहा हो पहले मुझसे वो थोड़े मजाक के तौर पे ना हो, वो उस टाइम सीरियस रहा हो। फिर हमें 1 जनवरी मिडनाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खाने की चीज़ें बनी होती हैं। हमारे एमसी की मदर हैरा को थैंक यू कह रही रहती हैं इस चीज़ के लिए। फिर हमारा एमसी उसकी मदर से पूछता है कि मदर फादर किस टाइप के पर्सन है। हमारा एमसी बताता है कि मुझे रेसन की मेमोरीज़ में उसके फ़ादर के बारे में इतना कुछ जानने को नहीं मिला, क्योंकि उसके फ़ादर ने आज तक ही उससे इतनी ज़्यादा बातें नहीं की, यहाँ तक कि रेसन को तो उनका चेहरा भी इतना अच्छे से याद नहीं है। पर एक चीज़ एकदम ही कन्फर्म है कि रेसन अपने फ़ादर से कुछ ज़्यादा ही डरता था। फिर तभी उसकी मदर उससे बताती हैं वो कुछ ज़्यादा ही अकेले इंसान है। फिर तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि जो मेटन क्लैन के पैट्रियाच हैं डेकेट्रा, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ सोसो से ही प्यार किया है। फिर तभी एक आवाज़ आती है क्या तुम मुझे लोनली मैन बुला रही हो। तो हमें दिखाया जाता है वो आवाज़ एक पेंटिंग के पास से आ रही होती है। फिर उस पेंटिंग से हमारे एमसी के फादर निकलते हैं। हमारा एमसी भी अपने फादर को देख के कुछ ज़्यादा ही शौक रहता है। उसके फादर कहते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हार्श है सोसो। हमारे एमसी और उसकी मदर पैट्रियाच को ग्रीट करते हैं। फिर हमारे एमसी के फादर हमारे एमसी से पूछता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे 6 ब्रदर और तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तो फिर हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ ये एकदम ही सही है। तो फिर हमारे उसके फादर पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर हमारा एमसी एक्सक्यूज़ देते हुए कहता है कि मेरा जो 6 ब्रदर था वो मुझे डिसिप्लिन करना चाहता था फिस्ट से, ना कि मैजिक से। इस चीज़ के चलते मैंने अपनी फैमिली के हॉनर को बचाने के लिए उसे मारा। और ऐसे ही वो कई सारे एक्सक्यूज़ दे देता है अपने हॉनर और मैजिक के लिए। तो फिर उसके फादर पूछते हैं क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो तुमने किया वो एकदम ही सही था। तो फिर हमारा एमसी भी कहता है हाँ एकदम, आप एकदम सही कह रहे हैं। तो उसके फादर भी कहते हैं हाँ ये कहने के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है। फिर हमारा एमसी कहता है कि 6 ब्रदर को तो मुझे थैंक यू भी कहना चाहिए, क्योंकि मैंने उन्हें एक्सपीरियंस दिया है कि अगर वो किसी मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करते हैं तो फिर उन्हें उनकी डिस्टेंस मेंटेन करके रखने चाहिए। ये सुन के उसके फादर मन में सोचते हैं कि मैंने तो 6th और 7th के ऊपर से पूरी होप ही छोड़ दी थी, पर लगता है जो 7th है वो तो 6 से कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। फिर हमारा एमसी कहता है कि अगर अभी भी उनके मन में मेरे लिए गर्ज हैं तो फिर उन्हें तो मेटन क्लैन में होना ही नहीं चाहिए, वो तो इतने क्वालिफाइड ही नहीं है। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है शायद से मुझे जितना कहना चाहिए था उतना मैंने कह दिया है, पर मैं खुद को कांपने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। फिर तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी मदर सोसोई की सिर्फ एक ऐसी पर्सन थी जिसे कि उसके फादर ने कभी लव किया था और कोई भी नहीं, और यही एक रीज़न था। फिर तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि यही एक रीज़न था कि रेसन मेटन 17 साल की उम्र तक ज़िंदा रह पाया, क्योंकि वो सोसो का सन था। इस चीज़ को देख के हमारा एमसी सोचता है कि अब ये बात बिल्कुल ही सेंस बनाती है कि रेसन मेटन 17 साल तक ज़िंदा कैसे ही रह पाया। नोवेल में सोसो के बारे में इतना ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं था, पर पक्का ही है कि अजूरे डॉट्स के चलते कि सोसो कुछ सालों में मर गई होंगी। इस चीज़ के चलते उसके फादर के पास ऐसा कोई रीज़न ही नहीं रहा होगा कि वो रेजन को प्रोटेक्ट करें। इसी चीज़ के चलते रेजन अपने 17 साल की उम्र में फिर मर जाता है। पास्ट में पैट्रियाच यानी डेकेट्रा ने सोसो को छोड़ दिया था, क्योंकि इस वजह से शायद से क्योंकि रेजन मेटन के पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उसकी मदर को प्रोटेक्ट कर पाए। ना ही रेजन के पास इतनी ताकत थी कि वो पैट्रियाच अकेले के बलबूते बन सके, ना ही इतनी कि वो दूसरे की मदद कर पाए पैट्रियाच बनने में। इसी चीज़ के चलते डेकेट्रा ने सोसो को छोड़ दिया होगा, ताकि उनका जो ये प्यार है वो उनके लिए डिसएडवांटेजियस ना हो। और जो उनकी दूसरी वाइफ्स हैं उन्हें भी इस चीज़ के बारे में अच्छे से ही पता होगा कि
पैट्रियार्च डकैट्रा का सच्चा प्यार सिर्फ लेडी सोसोई हैं। अगर इन सारी बातों का कंक्लूजन निकाला जाए तो फिर मैं ज़िंदा तभी रह पाऊँगा अगर मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि मैं अपने मदर को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इसी के साथ आज का हमारा पार्ट ये ख़त्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।